तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हमें करना है अपने हिस्ट्री चैप्टर 4, हिस्ट्री चैप्टर 4 विच इज़ अबाउट द, क्या तो नाम था चैप्टर का, थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, उसका पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने देख लिया था अबाउट, वन सेकेंड, है ना। अब पार्ट 1 में देख लिया था कि कैसे, वन सेकेंड, हाँ, कैसे अपना ऋग्वैदिक टाइम था, फिर देन लेटर वैदिक टाइम पीरियड आया, फिर बुद्धिज़्म की ग्रोथ होती है, बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स आए, जैनिज़्म की ग्रोथ हुई, देन कैसे कैसे क्वेश्चंस अराइज हुए लोगों के मन में और कैसे इनके बीच में डिबेट्स वगैरह होती थी कुरुक्षेत्र में। उसके बाद हमने जैनिज़्म और बुद्धिज़्म कुछ कंसेप्ट समझे। उसके बाद हमने देखा था अबाउट स्तूपास, स्तूपास कैसे बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं और उनका स्ट्रक्चर कैसा है। अब हम देखते हैं कि स्तूपास वगैरह जो हमें मिले थे वो कैसे डिस्कवर कैसे होने लगे और इनको इतना प्रिजर्व करके क्यों रखा जाने लगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक रहेगा डिस्कवरिंग स्तूपास। डिस्कवरिंग स्तूपास, द फेट ऑफ अमरावती एंड सांची। ठीक, सो अमरावती, वन सेकेंड, हाँ, अमरावती एक जगह है इन आंध्र प्रदेश। अमरावती जगह जो कि इस समय लगता है कैपिटल भी आंध्र प्रदेश का। वहाँ पे एक लोकल राजा, एक सेकेंड, हाँ, तो अमरावती के एक लोकल राजा, वहाँ पे उसको एक टेंपल बनवानी थी। तो टेंपल बनवाने के लिए वो देखता है कि उसके एरिया में, उस लोकेलिटी में एक बहुत बड़ा सा माउंड बना हुआ है ना, बड़ा एरिया है। तो वहाँ पे उसने, कह सकते हो, गड्ढा करवाना शुरू किया। उसको उस माउंट पे टेंपल बनवाना था, तो वहाँ से कंस्ट्रक्शन में काम लगाया है ना। तो खोदना वगैरह वहाँ पे स्टार्ट किया उन्होंने, पिलर्स वगैरह के लिए, जिसके लिए भी। तो इनको पता लगता है कि यहाँ पे एक बहुत पुराना एक एंशिएंट आर्किटेक्चर, ठीक है, जो कि एक्चुअल में था एक स्तूप। ओके, तो इसके बाद क्या हुआ, ये, हाँ, ये टाइम पीरियड है 1796। इसके बाद क्या होता है, एक ब्रिटिश ऑफिशियल कॉलिन मैकेंजी यहाँ पहुँचते हैं और एक डिटेल ड्राइंग बनाते हैं यहाँ के बारे में, यहाँ का स्ट्रक्चर, मैपिंग, है ना, हर चीज़ करते हैं। बट वो ड्राइंग आफ्टर ऑल कहीं पब्लिश होती नहीं। दूसरी चीज़, 1854 में गुंटूर डिस्ट्रिक्ट का जो कमिश्नर था उस टाइम पे, ब्रिटिश कमिश्नर, ओके, जिनका नाम था वाल्टर एलियट, ये क्या करते हैं, ये वहाँ उस जगह पर आते हैं और अमरावती के कुछ स्तूप के, मतलब कह सकते हो तुम, स्कल्पचर्स को, अमरावती स्तूप पर कुछ स्कल्पचर्स को अपने साथ लेके चले जाते हैं मद्रास। और उनको बुलाया जाता है फिर वेल्टर, सॉरी नॉट वेल्टर, एलियट मार्बल्स, जो मद्रास में इनको एलियट मार्बल्स कहा जाता था। क्यों? क्योंकि वाल्टर एलियट लेके आए थे फ्रॉम अमरावती स्तूप। ओके, और लास्ट में फिर ये, मतलब पहले किसी को मालूम नहीं था कि इतना पुराना आर्किटेक्चर है, इतना इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है ना, किसी को कुछ आइडिया नहीं था, क्योंकि उस टाइम तक स्तूप के बारे में इसका कंसेप्ट किसी को ज़्यादा मालूम ही नहीं था। यहीं से तो मालूम होना शुरू हुआ। ओके, तो लास्ट में पता लगता है जब हर चीज़ को पूरा एक तरह से इसका एक्सट्रैक्शन हो जाता है। वेल्टर एलियट आए, इन्होंने बहुत सारे सामान यहाँ से स्कल्पचर्स लेके चले गए। फिर बहुत से और इनके बाद जो कमिश्नर्स आए, वो इनका एग्जाम्पल, इनको अपना वो मानते हुए आइडल और भी चीज़ लेके जाते रहे, अपने इंग्लैंड वगैरह में घरों में सजा लिया, हर जगह कुछ, मतलब एक तरह से पूरा उसको एक्सट्रैक्ट कर डाला, राइट। फिर बहुत टाइम बाद ही कंक्लूड होता है कि यहाँ पे जो इतना बड़ा आर्किटेक्चर था वो एक्चुअली में एक स्तूप था, जिसको बोलते हैं अमरावती स्तूपा, ठीक है। और इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्तूपा, ठीक है, बट उसको पूरी तरह से कह सकते हो तुम कि डिटोरिएट कर दिया गया। 1850s में, मतलब मान लो जब से वेल्टर एलियट आए तब से ही इसके पूरे स्कल्पचर्स वगैरह को, इसके जितने भी इम्पॉर्टेंट या फिर प्रीशियस स्कल्पचर्स थे, उनको
अलग अलग जगहों पर ले जाकर एज अ शो पीस रख लिया गया। लाइक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इन इंडिया ऑफिस या फिर इंडियन ऑफिस ऑफ मद्रास जहाँ पे वेल्टर एलियट लेके गए थे, और लंदन में भी। तो अलग अलग जगह इनको ले जाके इनको वहाँ पे शो पीस की तरह रखा जाने लगा। एच एच कोल करके एक हिस्टोरियन थे या फिर आर्कियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने बात की कि इस जितने भी एंशियंट आर्किटेक्चर्स वगैरह होते हैं, जैसे अमरावती स्तूपा ही हो गया, इनका हमें इन सीटू प्रिजर्वेशन करना चाहिए। इन सीटू प्रिजर्वेशन मतलब उसी साइट पे प्रिजर्व करके रखना चाहिए, इनको वहाँ से कहीं और जाके ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए। ठीक है। और इफ़ हमें म्यूज़ियम वगैरह में दिखाना भी है इन सब चीज़ों को, तो उनकी एक प्लास्टर कास्ट कॉपीज़ लेके जानी चाहिए, है ना, उनकी अलग से कॉपीज़ बनानी चाहिए और उनको म्यूज़ियम वगैरह में रखना चाहिए। तो इनकी ये बात उस टाइम पे उतनी फॉलो हुई नहीं, है ना। अमरावती वाले केस में किसी ने इनकी बात सुनी नहीं और ये पूरा स्तूपा ख़राब हो गया। और जब इनको फिर बाद में मालूम चलता है कि इतना इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट था और वो पूरी तरह से तहस नहस हो चुका, तब लोगों को समझ में आता है कि हाँ, गलती हो गई। इसीलिए जब इसके बाद में सांची का स्तूप डिस्कवर होता है तो उसके साथ इन सीटू प्रिजर्वेशन किया जाता है, और साथ में ही यहाँ के जो रूलर्स थे, सुल्तान जहाँ बेगम एंड शाहजहाँ बेगम, ये दोनों भी एक तरह से अवेयर थे कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा एंशियंट मॉन्यूमेंट है, इसको हमें प्रिजर्व करके रखना है। ठीक है ना। तो यही सब फैक्टर्स क्या है काम कर गए सांची के केस में। बस इतना ही अमरावती स्तूप डिटोरिएशन के पीछे बस यही एक गलती थी कि ये पहले डिस्कवर होता है इन 1796 और सांची स्तूप डिस्कवर होता है इन 1818। ठीक है। तो इसी वजह से सांची स्तूप जो है बच जाता है। ओके, इसलिए इस टॉपिक का नाम था द फेट ऑफ अमरावती एंड सांची, कि किस्मत में ही दोनों की था कि अमरावती ख़राब होना है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली सांची स्तूप से भी बड़ा स्तूपा था। ठीक है ना। अब जहाँ पे जो हम स्कल्पचर्स की बात कर रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में देखते हैं। 1 सेकेंड। स्कल्पचर्स तो बहुत बार होता क्या था कि इनिशियल पहले से ही हमारे यहाँ कंसेप्ट रहा है कि जब भी कहीं कोई पत्थर वगैरह हो या फिर कुछ भी आर्किटेक्चर बन रहा हो तो स्टोन पे स्टोरीज़ वगैरह लिख दी जाती थी। ठीक है। और इन स्टोरी, और बहुत बार होता था कि स्टोरी टेलर्स भी रहते थे, जो मतलब कह सकते हो कि क्लॉथ्स वगैरह या तो पेपर में पिक्चर बना के स्टोरीज वगैरह सुनाते थे, जिनको चरण चित्रास भी कहते थे। एक सेकेंड, चरण चित्रास। ठीक है। वैसे ही कुछ स्टोन स्कल्पचर्स हमें देखने को मिलते हैं ऑन सांची स्तूप। ठीक है। जिसमें एक एक तो सीन हमें देखने को मिलता है रूरल सीन। ठीक है। और अभी क्या है कि कोई भी सीन देखने को अगर मिलता है तो ब्रिटिशर्स को तो उतना आइडिया है नहीं, तो वो अपने टेक्स्ट वगैरह को, एंशिएंट टेक्स्ट जो है एपिक्स, उनको पढ़ के आइडिया लगाते हैं कि कहाँ की चीज़ रही होगी। तो वो इसको पढ़ के आइडिया लगाते हैं कि जो पूरा सीन बना हुआ है ये एक बुद्धिस्ट लिटरेचर जटाका में एक वसंत जटाका करके एक बुक है, ये उसका सीन है जो कि बताता है स्टोरी ऑफ अ प्रिंस। ठीक है ना। सिंबल्स ऑफ वर्शिप। अब एक सेकेंड यहाँ कर देते हैं इसको। अब पूजा वगैरह करने के हमें क्या सिंबल्स मिलते हैं कि इन लोग कैसे पूजा वगैरह किया करते होंगे, किस चीज़ की किया करते होंगे, किस चीज़ को रिवर करते थे। सिंबल्स ऑफ वर्शिप। तो सिंबल्स ऑफ वर्शिप में जो आर्ट हिस्टोरियंस थे वो सबसे पहले ट्राई करते हैं हेजियोग्राफीज को पढ़ने की, जो कि रहती हैं दी बायोग्राफीज ऑफ सेंट्स। ठीक है। तो ट्राई करते हैं हेजियोग्राफीज को पढ़ने के लिए, जिससे उनको समझ में आए, मतलब बुद्ध की जो बुद्धिस्ट लिटरेचर की हेजियोग्राफी, जिनको समझ में आए कि जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में जो स्कल्पचर्स बने रहते हैं
इनकी मीनिंग क्या है। ठीक, तो अब देखो बहुत जो है बुद्धा को स्कल्पचर के फॉर्म में दिखाया गया है, बट उसमें भी डायरेक्टली बुद्धा को नहीं दिखाया गया, तो इसीलिए क्योंकि इनडायरेक्टली उनको प्रेजेंट किया जाता था, तो लोगों को फिर हिस्टोरियंस को वो चीज़ें रिकन्स्ट्रक्ट करने में प्रॉब्लम्स होती थी। इसीलिए उन्होंने फिर बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर वगैरह को पढ़ के, हिजियोग्राफीज वगैरह को पढ़ के ट्राई किया समझने के लिए। बहुत जगह बुद्धा को प्रेजेंट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल एम्प्टी सीट, एक स्कल्पचर में एम्प्टी सीट बनी हुई, जो कि हिजियोग्राफीज को पढ़ के आइडिया लगता है कि जो कि डिनोट कर रही है द मेडिटेशन ऑफ बुद्धा। दूसरा, एक स्तूप का स्कल्पचर भी है, जो कि डिटरमाइन करता है, मतलब जो कि कह सकते हो तुम डिनोट कर रहा है द महापरिनिब्बना, मतलब महापरिनिर्वाणा। निर्वाणा मतलब कि भाई सैल्वेशन। तो सैल्वेशन के बाद उनके बुद्धास के रिलिक्स वगैरह को स्तूप में रखा जाता था, इसीलिए ये मोस्ट पहले डिनोट करता है द महापरिनिब्बना ऑफ बुद्धा। ठीक है। तीसरा है एक व्हील, जो कि कह सकते हो बताता है हमें अबाउट द फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध। ठीक है। तो इस तरह कुछ सिंबल्स थे जिसको वो लोग रिवर करते थे, इसको बनाते थे और इनकी वर्शिप किया करते थे। सो अगला टॉपिक है अबाउट द पॉपुलर ट्रेडिशंस। पॉपुलर ट्रेडिशंस, जिसमें हम देखते हैं जब हम स्कल्पचर्स के बारे में पढ़ रहे होते थे तो हमें पता, हिस्टोरियंस मतलब हिस्टोरियंस, तो उनको बहुत बार कुछ ऐसे स्कल्पचर्स देखने को मिलते थे जो बुद्धिज़्म के आइडियाज़ में फिट ही नहीं होते। लाइक एक देखने को मिलता है ऑफ अ मोटिव कॉल्ड शलभंजिका। शलभंजिका जो कि बुद्धिस्ट आइडियाज़ में कहीं ऐसे मेंशन है नहीं। तो इससे हमें ये पता लगता है कि बहुत बार जब लोग दूसरे ट्रेडिशन से बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में आते थे तो वो अपने ट्रेडिशन में कुछ चीज़ें भी लेकर आ जाते थे। ठीक है। नाउ अब ऐसे कुछ और भी चीज़ें देखने को मिलती हैं, लाइक एनिमल्स में अगर देखो तो ह्यूमन एट्रीब्यूट्स को ट्राई किया गया है प्रेजेंट करने का ट्राई किया गया है थ्रू एनिमल्स। लाइक विजडम को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया गया है एलिफेंट्स का। ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली देखो इसके दो रीजन, मतलब दो तरह से इसको इंटरप्रेट किया जा सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली ह्यूमन एट्रीब्यूट्स के लिए ही इनको यूज किया गया है, फिर कह सकते हो कि इनको यूज किया जाता था टू अट्रैक्ट व्यूअर्स, कि अपने कलाकारी दिखाने के लिए। ठीक है। अब बहुत सी विमेन का भी यूज किया गया है इनके स्कल्पचर्स में, लाइक अ वुमन नेम्ड माया, जिसको कहा जाता है कि ये गौतम बुद्ध की मदर रही होंगी। ठीक है। एक वुमन देखने को मिलती है जो कि सराउंडेड है लोटसेस और एनिमल से, और एक देखने को मिलती है गजलक्ष्मी। जो कि कहा जाता है इनको हु इज अ गॉडेस ऑफ गुड फॉर्च्यून। ठीक है। अब एक और हमें देखने को मिलता है ट्रेडिशन ऑफ स्कल्पचर्स विच इज ऑफ सर्पेंट, सांपों का, जो कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट में हमें देखने को अगेन नहीं मिलता है। इसका बल्कि एक जेम्स फर्ग्यूसन करके एक हिस्टोरियन थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, वो रीज़न ये देते हैं कि सांची, क्योंकि सारे स्कल्पचर हम सांची के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, सांची वॉज अ सेंटर ऑफ ट्री एंड सर्पेंट वर्शिप। इसीलिए
यहाँ पे इतने हमें सांपों के स्कल्पचर्स देखने को मिल रहे हैं, बट इनके जो इंटरप्रिटेशन था ये उन्होंने ऐसे ही दिया था अपने मन से, बिना लिटरेचर वगैरह को पढ़े। ओके, तो ये पूरा हमने देख लिया अबाउट क्या बुद्धिज्म था, कैसे स्तूपास बनाए गए, कैसे बुद्धिज्म की आइडियोलॉजी क्या थी, कैसे लोगों ने फॉलो किया, अडॉप्ट किया इसको, पुराने ट्रेडिशंस जो उनको फॉलो करते थे उसके ट्रेडिशंस को बुद्धिज्म में कैसे लाया, कैसे इनरिच किया, है ना। नाउ हमें देखना है अबाउट सम न्यू रिलीजियस ट्रेडिशंस। धीरे धीरे होता है क्या ना, कोई भी ट्रेडिशन बन रहा है तो धीरे धीरे उसमें बहुत सी मिलावटें होती हैं, लोग अपने मतलब के अकॉर्डिंग उसको इंटरप्रेट करते हैं, तो उसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें ऐड होती हैं और बहुत सारी नई नई चीज़ें निकलती भी हैं। ठीक, तो हमें देखना है अबाउट न्यू रिलीजियस ट्रेडिशंस। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें है अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द महायान बुद्धिज्म। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ महायान बुद्धिज्म। तो था क्या कि अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग के अकॉर्डिंग, है ना, देखो इनिशियल जो रॉ बुद्धिस्ट टीचिंग्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो बुद्ध हैं ही इज अ ह्यूमन बीइंग। तो उनको कहीं भगवान नहीं बताया, भगवान बुद्ध नहीं कहा गया है, उनको हमेशा एज अ ह्यूमन बीइंग पोर्ट्रे किया गया है। ठीक है, और निर्वाण के लिए हमेशा सेल्फ एफर्ट की बात की गई, सेल्फ एफर्ट टू अटेन निर्वाणा। और इस फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को कहते हैं हीनयान, जो कि ओरिजिनल फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म था। हीनयान, हीनयान का मतलब होता है लेसर व्हीकल। ये डेरोगेटरी टर्म है जो महायान बुद्धिज्म वालों ने ओरिजिनल बुद्धिज्म को दिया, क्योंकि उन्हें अपना बुद्धिज्म ज़्यादा अच्छा लगता था। फिर हुआ क्या कि फर्स्ट सेंचुरी सीई आते आते एक ट्रेडिशन डेवलप होता है विच इज ऑफ सेवियर कंसेप्ट। एक सेवियर कंसेप्ट का ट्रेडिशन आता है जिसमें लोग बात करते हैं कि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम हुई, कोई मुसीबत होगी तो कोई एक सेवियर आएगा उनको बचाने के लिए, उनको निर्वाण प्रोवाइड करने के लिए, सैल्वेशन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें बाकी ट्रेडिशन में भी आई, लाइक हिंदुइज्म में भी आई ऐसी ट्रेडिशन, ऐसी चीज़ें मतलब बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में भी आई। तो इनके कारण हुआ क्या, बुद्धिज्म में कंसेप्ट डेवलप होता है ऑफ सेवियर एंड बोधिसत्वास और बोधिसत्तास। ये एक फॉर्म ऑफ गुरु या फिर सेंट्स रहते थे लाइक बुद्ध। तो लोगों ने इनकी पूजा करना स्टार्ट किया, इनको भगवान की तरह देखना शुरू किया। ठीक है, तो लोगों ने क्या स्टार्ट किया, लोगों ने स्टार्ट कर दिया द इमेज वर्शिप, इमेज वर्शिप ऑफ द बुद्ध एंड द बोधिसत्वास। और इस फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को कहा गया द महायान बुद्धिज्म। मतलब द ग्रेट व्हीकल या फिर ग्रेटर व्हीकल। और इस फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म ज़्यादा लोग अट्रैक्ट भी हुए, क्योंकि सब चाहते हैं कि मैं हमारा जो गौतम बुद्ध है वो सेल्फ एफर्ट पे किसी को ध्यान देना नहीं है, बस एक सेवियर कंसेप्ट में बिलीव करना है और बुद्ध हो गया उनके लिए भगवान, राइट। तो ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हुए इस फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म से। तो फर्स्ट सेंचुरी सी आते ऐसी चीज़ें हो रही हैं। अब इसी टाइम पे ही देखो हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट न्यू रिलीजियस ट्रेडिशंस। तो इसमें हमने एक चीज़ देख ली, डेवलपमेंट ऑफ महायाना बुद्धिज्म। अब जो सेकेंड चीज़ हमें देखनी है इसी टॉपिक पे वो रहेगी द ग्रोथ ऑफ पुरानिक हिंदुइज्म। अब हिंदुइज्म में भी धीरे धीरे सेवियर कंसेप्ट आना स्टार्ट होने वाला है। क्यों?
क्योंकि टाइम पीरियड ही ऐसा है जो जिसमें पूरे सब कंटिनेंट में डेवलप हो रहा है द सेवियर ट्रेडिशन, लोगों की थिंकिंग ऐसी हो रही है। ठीक ना, तो सेवियर कंसेप्ट इसीलिए आता है एक सेकंड में पहले हेडिंग डाल देता हूं फिर देखते हैं। सॉरी ना, द ग्रोथ ऑफ पुरानिक हिंदुइज्म। ठीक, सो द सेवियर कंसेप्ट अब स्टार्ट करता है पेनिट्रेट करना है इनटू हिंदुइज्म। ठीक है, और इसी से फिर निकलती हैं ब्रांचेस लाइक शैविज्म एंड वैष्णविज्म। वैसे तो ये वाला कंसेप्ट डेवलप हो गया था फ्रॉम इसके आने के 200-300 साल 400 साल पहले ही, बट इनिशियली मतलब एक तरह लाइमलाइट में आना शुरू होता है जब सेवियर कंसेप्ट प्रॉपरली डेवलप होता है, महायान बुद्धिज्म की भी ग्रोथ होती है, तब हिंदुइज्म में भी ये सब चीज़ें देखने जाता है एक तरह से बढ़ती हुई देखने को मिलती है। लाइक द शैविज्म कंसेप्ट एंड वैष्णविज्म कंसेप्ट। शैविज्म कंसेप्ट में बात की गई है अबाउट द लिंगास, शिवलिंग होते हैं, एंड दूसरी चीज़ अबाउट इमेजिन किया गया है शिव को एज अ ह्यूमन फॉर्म, भगवान को ह्यूमन फॉर्म में इमेजिन कर लिया गया है। अगेन सेवियर कंसेप्ट जो कि महायान बुद्धिज्म में किया गया था। वैष्णविज्म में कंसेप्ट आया 10 अवतार्स का, जो कि 10 सेवियर्स थे। ठीक, अब क्या था कि डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन से अब हुआ क्या कि बहुत सारे, अब हिंदुइज्म में हमें मालूम है कि हिंदुइज्म में कोई एक ट्रेडिशन नहीं है, इसमें बहुत से ट्रेडिशन कल्चर्स वगैरह मिले हुए हैं। तो इससे 1 सेकेंड यहाँ डिफरेंट लिख देते हैं। इससे क्या हुआ, बहुत से कॉम्प्लेक्स आइडियाज जनरेट होना स्टार्ट हुए। ठीक, लाइक बहुत बार तो बात की गई अबाउट इनको, मतलब अलग अलग रिप्रेजेंटेशन दिया गया गॉड्स को, अलग अलग जगह पे अलग तरह से रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया गया। लाइक बहुत बार एक सेकेंड, बहुत बार उनके हेड से, ड्रेसेस से, उनको ऑर्नामेंट्स वगैरह पहनाए गए, उस समय इमेजिन किया गया। उनकी इमेजेस में अयोध्यास वगैरह, मतलब कि जो वेपन्स होते हैं वो साथ में बनाए गए। लाइक शिव जी का त्रिशूल होता है, विष्णु जी के हाथ में चक्र होता है, और उनको सिटिंग पोजीशन में इमेजिन भी किया गया है कि बैठे रहते हैं। ठीक है, तो हाँ एक सेकेंड यहाँ पे लिख देते हैं। तो हुआ क्या कि जब 1 सेकेंड, फर्स्ट सेंचुरी सीई आई, तो इसमें सेवियर कंसेप्ट हिंदुइज्म में पेनिट्रेट करता है, और इसी टाइम पे ही मिड फर्स्ट मिलेनियम सीई से पुरानाज वगैरह लिखे जाने लगे। ओके, और पुरानाज वगैरह लिखे जाने लगे तो अभी तक चलता क्या था, वेदास चलते थे। वेदास जो कि एक तरह से टफ संस्कृत में लिखे गए, बट पुरानाज अब लिखे गए, और इनमें क्या हुआ, इनमें सिंपल संस्कृत यूज की गई। सिंपल संस्कृत है ना, इनको परमिशन दी गई कि शूद्राज और विमेन दोनों पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक यही इशू था, इसके कारण लोग कन्वर्ट हो रहे थे बुद्धिज्म में। देन पुरानाज जो है वो इवॉल्व हुए थ्रू प्रोसेस ऑफ डायलॉग। ठीक है, मतलब कि कह सकते हो तुम, बहुत बार होता था कि क्योंकि पुरानाज एक नहीं है, बहुत सारे हैं, और अलग अलग इंटरप्रिटेशन रहती है लोगों की। कोई इसको किसी और फॉर्म में समझ रहा है, कोई दूसरा किसी और फॉर्म में समझ रहा है। तो एक तरह से डिबेट्स, डिस्कशंस, डायलॉग होते थे, और उस तरह से ये जो पुरानाज हैं इवॉल्व होते रहे, और गॉड्स भी इवॉल्व होते रहे, अलग अलग जगह पे अलग अलग फॉर्म में पूजे जाने लगे। ठीक है, लाइक विष्णु जी पूजे जाते हैं इन उड़ीसा एज जगन्नाथ, और वहीं पे मथुरा में एज वासुदेव। ठीक है ना, अब धीरे धीरे फिर इसी तरह से कंसेप्ट आता है टेम्पल बिल्डिंग का।
अब गॉड आ गए तो उनकी पूजा करने के लिए टेम्पल भी चाहिए। तो अर्ली टेम्पल्स जो रहते थे वो एक सिंपल स्मॉल स्क्वायर रूम रहते थे, है लाइक कुछ ऐसा जिसके ऊपर घर खड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मेन डेटी रखी रहेगी और ऊपर ऐसे ये बना रहेगा स्मॉल स्क्वायर रूम, जो कि सीधे बस इसमें सिर्फ गर्भगृह रहता था, गर्भगृह, जहाँ पे गॉड की इमेज या फिर उनकी मूर्ति रखी जाती थी। और इसके ऊपर एक इसको और अच्छे से बना देते हैं थोड़ा, ओके। और इसके ऊपर ऐसे शिखर बने हुए होते थे, ठीक है। तो इसको कहते थे शिखराज या फिर शिखर्स, और इसको कहते थे गर्भगृह, ठीक है। देन धीरे धीरे क्या होने लगा कि इन पे मतलब टाइम के साथ इसमें गेटवेज, हॉल्स, वाटर सप्लाई वगैरह, है ना, और वॉल्स वगैरह सब ऐड किए जाने लगा। तो गर्भगृह एक बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्ट रह गया टेम्पल का, और मेजर टेम्पल कैंपस जो है बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। लाइक अब अभी हम आगे देखेंगे विजयनगर वगैरह में टेम्पल्स ऐसी हैं कि उनके गेटवेज मेन मंदिर से ज़्यादा बड़े होते थे। लाइक ये गेटवे है, यहाँ से एंट्री होगी, देन पूरा टेम्पल कैंपस रहेगा और एकदम बीच में रहेगा किनारे गर्भगृह, और बगल से रिजर्वायर या फिर कोई नदी गुजरती तो उससे रिजर्वायर वगैरह क्रिएट किए जाते थे, ठीक है। तो टेम्पल आर्किटेक्चर फिर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गया ना। ऐसे यूनिक फीचर हमें देखने को मिलता है, वन सेकेंड, यूनिक फीचर कार्व्ड टेम्पल by Ashoka for the Ajivika sect. आजीविका सेक्ट, ठीक है। एंड सेम इफ हम इसको कल्मिनेशन देखेंगे, इस तरह टेम्पल के फिर अलग चीज़ें ऐड करते गए और 8th सेंचुरी आते आते ये अपने फाइनल फॉर्म में पहुंच गया, जिस फॉर्म में बना है अपना कैलाशनाथ टेम्पल, ठीक। तो ये पूरा था अबाउट लेटेर ट्रेडिशंस, न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट्स, कि ग्रोथ ऑफ पुरानिक हिंदुइज्म, ग्रोथ ऑफ महायान बुद्धिज्म एंड टेम्पल बिल्डिंग। ना अगला टॉपिक रहेगा अपना, अगेन हम वापस से आ जाएंगे जैसे हर चैप्टर क्लास में आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे, कि कैन वी सी एवरीथिंग। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हिस्ट्री कंस्ट्रक्शन में बहुत सी चीज़ें हम मिस कर देते हैं। ऊपर से जो हिस्टोरियंस या फिर जो आर्कियोलॉजिस्ट्स हमारा हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो तो हमारे ट्रेडिशन से अवेयर भी नहीं है, ठीक है। तो उनके लिए तो हर चीज़ बहुत ज़्यादा अनफैमिलियर है। सो इसमें अपना टॉपिक रहेगा द ग्रैपलिंग विद द अनफैमिलियर, ठीक। तो जो यूरोपियन हिस्टोरियन थे, क्योंकि इस चैप्टर हमने बिल्डिंग्स वगैरह के बारे में पढ़ा है, तो जो यूरोपियन हिस्टोरियंस थे वो अभी तक फैमिलियर थे विद ग्रीक स्कल्पचर्स, तो इसीलिए उनको इंडियन स्कल्पचर, अपना इंडियन स्कल्पचर जो यहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह रहती थी, उसको देख के वो लोग बहुत ज़्यादा हॉरिफाइड हो जाते थे, ये सब क्या चीज़ें, और इनको बहुत ज़्यादा इन्फीरियर मानते थे, है ना। कैसे लाइक विष्णु जी का वराह अवतार दिखाया गया है कि अपने उन्होंने सर पर अर्थ को रख के ऊपर चल रहे हैं, एक गॉड के 8 हाथ हैं। ये सब चीज़ों को इनको देख के हिस्टोरियंस बहुत ज़्यादा मतलब हॉरिफाइड हो जाते थे, ठीक। और फिर एक चीज़ और देखने को मिलती है, लेकिन बुद्धिज़्म जो कि लगभग पूरे सब कंटिनेंट में फैला हुआ था, तो जब ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में फैला तो यहाँ पे हमें मालूम है कि इंडो ग्रीक से रूल था। तो यहाँ पे जब स्कल्पचर्स बनाए गए तो इसमें कुछ
हमें प्रेजेंस देखने को मिलती है ग्रीक स्कल्पचर्स की, ठीक, इंडो ग्रीक या फिर इंडो ग्रीक कह सकते हो, जिससे यूरोपियन थोड़ा फैमिलियर थे तो उसको वो थोड़ा समझ पाते हैं। बाकी मेन स्कल्पचर समझने में उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी। नेक्स्ट इज, एक और इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि हिस्टोरियंस अनफैमिलियर हैं, वो हर ज़्यादा चीज़ें रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं या फिर स्कल्पचर्स को समझ रहे हैं बाय रीडिंग द लिटरेचर। तो बहुत बार होता था कि इफ जो वो टेक्स्ट रीड कर रहे हैं, वन सेकेंड, जो वो टेक्स्ट रीड कर रहे हैं और जो इमेज देख रहे हैं वो बहुत बार मैच नहीं करती थी, तो बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। तो इफ टेक्स्ट एंड इमेज डू नॉट मैच, लाइक एग्जाम्पल उसका भी है, आर्ट हिस्टोरियंस टेक्सचुअल ट्रेडिशंस को पढ़कर आइडिया लगाते थे अबाउट द स्कल्पचर्स, जो कि उतना ज़्यादा ईजी होता नहीं था। जिसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है महाबलीपुरम इन तमिलनाडु, जहाँ पे हमें एक स्कल्पचर देखने को मिलता है जिसको देख के आइडिया लगाते हैं लोग कि गंगा नदी वहां से डिसेंड कर रही है हेवन से, है ना। एक ऋषि तपस्या कर रहे हैं और उनकी तपस्या से रिवर गंगा हेवन से, मतलब स्वर्ग से नीचे आ रही है। एक ये हो गया। दूसरा है कि मतलब दूसरा इंटरप्रिटेशन ये है कि अर्जुन, एक कह सकते हो कि मतलब जैसे ना होता कि तपस्या वगैरह करते थे कि भगवान से कोई वेपन मांग सके, तो वो रिवर बैंक पे तपस्या कर रहे हैं टू एक्वायर वेपन्स, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम्स होती थी इफ टेक्स्ट और इमेज मैच नहीं करते थे। तो हमारा लगभग पूरा चैप्टर यहाँ ख़त्म हो गया। अब अपना अगला चैप्टर रहेगा अबाउट ट्रैवलर्स। वैसे तो उसमें कोई क्रोनोलॉजी बैठती नहीं है चैप्टर बीच में लाने के लिए, बल्कि इस चैप्टर सीधे अगला चैप्टर इफ हम वो पढ़ते जो कि भक्ति सूफी ट्रेडिशंस, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता। बट अगला चैप्टर हम ट्रैवलर्स देख लेंगे, देन हम आएंगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशंस पे, ठीक है।